अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स भी है और मेरे रिस्पेक्टेड कलीग्स टीचर्स भी देख रहे होंगे। स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाई है अपने कलीग्स के लिए जिन्होंने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, और अब ज़ाहिर मेरे स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं स्कॉलरशिप के हवाले से एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। स्टूडेंट लेवल पर के स्कॉलरशिप किस तरह से लेते हैं वो अलग सी बात होगी। तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़ाहिर है सारे के सारे लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने इस पर अप्लाई किया था। इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। मैं दरअसल ईमेल जब आई मेरे पास, उस ईमेल में ये मेंशन था कुछ डेफिशिएंसीज़ थे, तो उन डेफिशिएंसीज़ के हवाले से मैंने सोचा मैं ख़ुद ही ऑफ़िस चला जाऊं और देखूं कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो मैं वहाँ ऑफ़िस गया, साथ साथ मैंने उस ऑफ़िस में कुछ सवालात भी पूछे कि मुझे उसका जवाब मिल जाए और मैं आपके साथ वो शेयर कर सकूँ, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से ग्रुप में जो है एक नए नए बंदे आ जाते हैं, वो पूछते हैं कि स्टडी लीव क्या है, रिलीविंग ऑर्डर क्या है, श्योरिटी क्या है, वगैरह वगैरह बार बार पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं। इस वीडियो से जो नए अभी तक इनरोल नहीं उनको भी कुछ मालूमात मिल जाए, और जो अभी इनरोल्ड है उसको भी कुछ मालूमात मिल जाए। इसके अलावा ये वीडियो एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है। मैं HSC का मेंबर तो नहीं हूँ कि मुझे हर प्रोसेस का पता हो, ना ही इस मालूमात को आप बेस बनाकर कल आप इस पर कोई क्लेम करेंगे। जस्ट आपकी हेल्प के लिए जितना मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाई। अब हो सकता है वहाँ पर मेरे और उसके दरमियान मिसकम्युनिकेशन आई हो सकता है मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को उस अंदाज से एक्सप्लेन ना कर सकूँ जितना होना चाहिए, लिहाजा मेरी कोशिश है कि इससे आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, अच्छा जनाब, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो लोग हैं जो करंटली इनरोल्ड हैं, और कुछ वो है जो इनरोल्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा लकी ये वाला पोर्शन है जो इनरोल्ड अभी तक नहीं है, जिनको दिसंबर तक का टाइम मिला हुआ है। वो दिसंबर तक अपना एडमिशन ले ले, पाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन ले ले, अभी से ले ले, बहुत सारा टाइम है। तो आपके लिए कोई बहाना नहीं है, आप बस ले ले, एडमिशन ले ले, सिक्योर कर ले, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ज़ाहिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, वो आप इकट्ठा करेंगे। जो ईमेल आपको मिली उसमें NX 1 से लेकर 13 तक 14 तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप रेडी कर लेंगे। और इस चीज़ के हवाले से मैं जब आज गया ना, तो मुझे वहाँ पर बताया गया कि यार आप लोग प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, PhD कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के फाइल दिखाए गए, वो ऐसे पेजेस बिखरे हुए भेजे हुए थे। मैं थोड़ा सा कुचरा भी हुआ, लेकिन बहरहाल जो आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे उनको प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग दे दें, और उसको इस तरह से बना ले कि उसका एक पेज भी मिसप्लेस ना हो जाए। अच्छी तरीके से स्टेपल कर ले, कवर दे दे। कवर लेटर का मतलब ये है कि एक पेज पर लिखे कि रिलीविंग ऑर्डर इस पेज नंबर पर है, NOC इस पेज पर है, लोकल सर्टिफिकेट इस पेज पर है, फलाना इस पेज पर, ये अपने मेंशन करने, खूबसूरत अंदाज से लिखने हैं। और मुझे साथ साथ ये दिखाया गया जो लेबल्स होते हैं, कलर्ड लेबल्स होते हैं, ब्लू कलर के, येलो कलर जिस पर आप लिखते हैं, छोटे छोटे लेबल्स मिलते हैं, इस तरह से लेबल मिलते हैं, उस पर आप लिखे NX 1, NX 2। ये जो लेबल होते हैं, या आप उस पेज के ऊपर जो है चस्पा कर देंगे। पहले पेज पर NX 1, दूसरे पर NX 2, NX 3, एक तरतीब से, जिस तरह वहाँ पर मेल में NX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, आप उसी तरतीब से चलेंगे। तो ये बनाएंगे, इनके लिए काफ़ी आसानी होगी और कोई इशू आपके लिए नहीं होगा। ये लाजमी तौर पर कर ले आप लोग जो अभी तक इनरोल नहीं है, जब ज़ाहिर है वो बाद में भेजेंगे, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जितने हमारे जो हजरात है जो करंटली इनरोल्ड है, हमारा टाइम जो ज़ाया हो रहा है वो सब हमारे अपने ही वजह से। वो कह रहे थे कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसीलिए बहुत लेट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लेट ना हो जाए, आप सारे के सारे जो नॉट इनरोल्ड है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से बाइंड करके भेज दें, ताकि जल्दी जल्दी जो है आपका काम हो जाए। अच्छा ठीक है, इसके अलावा बाकी हम यहाँ पर आते हैं करंटली इनरोल की तरफ आते हैं। करंटली इनरोल में मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि इस वक्त क्या चल रहा है, करंट स्टेटस क्या है। वहाँ पर बताया गया कि तमाम के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स भेज गए वो सब के सब स्क्रूटिनाइज्ड हो चुके हैं, यानी अब मज़ीद 7 डे का जो टाइम है वो नहीं दिया जाएगा। कल तक जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनको ईमेल आई थी, आई थिंक फ्राइडे तक, जिनको ईमेल आई थी कि आपने नेक्स्ट 7 डेज़ में आपने ये डेफिनेशंस मुकम्मल करनी है, तो होपफुली कि मज़ीद उनको टाइम नहीं दिया जाएगा। यानी आज के तारीख़ से मैक्सिमम मज़ीद हम लोग 7-8 दिन और इंतज़ार करेंगे। उसके बाद तक जो है आपका फ़ाइनल अवार्ड लेटर के चांसेस भी है। मींस अगस्त के
6, 7, 8, 9 अराउंड 1, अगर कोई दूसरा इशू नहीं हुआ, ठीक है, कोई इशू नहीं हुआ तो ये आसपास कोई आपका अवार्ड लेटर इशू हो जाएगा। अच्छा, ये था उसका स्टेटस। और दूसरा है कुछ मेरे कोलीग्स ने पूछा था कि सुपरवाइज़र लिमिटेशन क्या है, तो मैंने वहाँ पर पूछा, वो कह रहा है कि लिमिटेशन 8 है, 8 लिमिट है, इसके लिए 8 ले सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेंसीज़ को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, डेफिनेंसीज़ में अक्सर डेफिनेंसीज़ जो मुझे बताया गया वो इस चीज़ में था, डीड ऑफ एग्रीमेंट और जो शोरेटर और गारंटर का जो साउंडनेस है उनमें उनको मिली थी। तो मैं सबसे पहले आपको ये शोरेटर और गारंटर का बताता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है, अगर आप देखें यहाँ पर, ये सपोज़ कीजिए ये आप हैं, ये मैं हूँ, ये स्कॉलर है, पीएचडी स्कॉलर है, ठीक है। पीएचडी स्कॉलर, ज़ाहिर इस पर गवर्नमेंट की तरफ से ख़र्चा हो रहा है, ये हो सकता है ये ब्रीच कर दे, अपने वादे के ख़िलाफ़ चला जाए या कोई और गड़बड़ करे, तो उससे बचने के लिए क्या है, कोई दूसरा शख्स इसकी गारंटी लेगा, दूसरा शख्स इसकी गारंटी लेगा कि भाई मैं इस शख्स की गारंटी लेता हूँ, अगर इसने कुछ गड़बड़ किया तो मैं इसकी जगह उसका तलाफ़ी देने के लिए तैयार हूँ। अब ये तो हो गया, लेकिन इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कोई भी शख्स हो सकता है, एनी पर्सन ये हो सकता है, कोई भी शख्स हो सकता है। मज़ीद कंफर्मेशन के लिए जो स्कॉलरशिप है वो क्या करते हैं, वो इन दोनों के दरमियान एक तीसरे बंदे को इन्वॉल्व कर लेता है। वो तीसरा बंदा गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, एटलीस्ट ग्रेड 17 का गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर भी तो अंडर गवर्नमेंट आ रहा है। लिहाजा वो कहते हैं कि अगर ये शख्स ये गवाही दे दे कि जी हाँ मैं इस शख्स को जानता हूँ, इसके पास इतना पैसा है, अहलियत रखता है, फिटनेस रखता है, साउंडनेस रखता है कि कुछ हुआ तो ये कर सकता है, तो ये जो थर्ड पर्सन है जो इसकी गवाही देता है कि ये जो है इसको मैं जानता हूँ, ये ऐसा कर सकता है, ये आपका गारंटर है। सॉरी, दिस इज़ योर शोरेटर, दिस इज़ योर शोरेटर। ये आ गया आपका शोरेटर। सो शोरेटर मस्ट बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर। आपने ये लिखना है, शोरेटर गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए। ये कोई भी बंदा हो सकता है, आपका दोस्त, रिलेटिव, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और सिग्नेचर के हवाले से अब मैं सिग्नेचर की तरफ आता हूँ कि इनका सिग्नेचर अपने खाक पर, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो है ये अवेलेबल है। जो पहला पेज है इसमें है फाइनेंशियल साउंडनेस सर्टिफिकेट, ये वाला सबसे पहले एनेक्स 2। इसमें लिखा हुआ है सर्टिफाइड दैट आई। अब ये दरअसल शोरेटर बयान दे रहा है। शोरेटर क्या रहा है कि सर्टिफाइड दैट आई, शोरेटर आप लिखे आई, गवर्नमेंट ऑफिसर उसके सामने लिखा हुआ है, सन डॉटर ऑफ, उसका प्लेस है, इसका CNIC नंबर है, वर्किंग मैं इस गवर्नमेंट प्लेस में मैं काम करता हूँ एज उसकी कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी। नो, उधर लिखा नो, मतलब मैं जानता हूँ किसको, मिस्टर। अब वो कह रहा है कि मैं इस शख्स को मैं जानता हूँ, इसको जो है इसको मैं जानता हूँ। तो अब इसमें आप उस बंदे का नाम लिखोगे, ठीक है। नो के बाद आप इस बंदे का नाम लिखोगे, दैट पर्सन। नो के बाद आप इस बंदे का नाम लिखो तो ये आ जाएगा, ठीक है। नो मिस्टर XYZ, उसके सामने का श्योरिटी गारंटर सन डॉटर ऑफ, तो उसका जाहिर हुआ सन डॉटर आप लिखेंगे, हु हैज़ स्टूड श्योरिटी गारंटी टू मिस्टर। अब उधर उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स है लास्ट में कहता है कि जिसने गारंटी ली हुई इस पर्सन की, तो अब आप स्कॉलर का नाम भी इसमें लिखेंगे। यानी ये जो एनेक्स 2 है इसमें तरतीब से सबसे पहले आपका आ जाएगा शोरेटर आ जाएगा, शोरेटर के बाद आपका गारंटर का नाम आ जाएगा, और आखिर में जो है आप स्कॉलर का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो हु हैज़ स्टूड श्योरिटी गारंटी टू मिस्टर स्कॉलर, पिन फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप लिख लें, ठीक है। एंड दैट मिस्टर, फिर से शोरेटर जो है वो आ गया, पोजेस फाइनेंशियली, दोबारा से, यानी आपका जो गारंटर है उसका नाम 2 बार आएगा, इस बंदे का नाम जो है 2 बार आएगा। शोरेटर जो है, शोरेटर का नाम सिर्फ 1 बार आएगा, जबकि गारंटर का नाम जो एनी पर्सन है वो 2 बार आएगा, ठीक है।
अच्छा जनाब, ये मसला आपका हल होगा। यहाँ पर इसी पेज पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसका डिटेल आएगा, सारा गवर्नमेंट ऑफिसर का डिटेल है, उसका स्टैंप लगेगा, उसका सब गवर्नमेंट ऑफिसर यहाँ से फारिग, ठीक है। पेज नंबर 1 पे एनेक्स 2 से ये फारिग हो जाएगा। इसके बाद जितने भी पेजेस हैं उस पर आपने ये मेंशन करना है कि असल में शोरेटर कौन है, स्कॉलर कौन है, उस पर आपने ये मेंशन करना है, ठीक है। और मेरे से भी ये गलती हुई थी, मैंने यहाँ पर जो है डेफिनेशन में मुझे बता दिया गया था, वहाँ पर यहाँ पर आपने साइन ज़रूर करना है, मैंने नहीं किया, मैं अभी कर लूँगा, ठीक है। इधर आपने साइन करना है, इधर भी आपने साइन करना है, दोनों जगहों पे आपने साइन करना है, शोरेटर इसका स्कॉलर का और शोरेटर का। यहाँ पर भी स्कॉलर और शोरेटर, नेक्स्ट पेज पे स्कॉलर और शोरेटर, चलते जाए स्कॉलर और शोरेटर करते जाएँ, ठीक है। आज जो लास्ट पेज है यहाँ पर लिखा भी है स्कॉलर अवार्डी एंड शोरेटर गारंटर, इधर जो है आप उनका सिग्नेचर के साथ साथ थंब भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखो जैसे कि यहाँ पर सिग्नेचर भी लगा हुआ है, थंब भी लगा हुआ है, ठीक है, सिग्नेचर एंड थंब, ये आपका जो है आ जाएगा इस पेज पर। इसके बाद कुछ गवाह है उसका आप नाम लिखोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें इस हवाले से एक और चीज़, नोटरी पब्लिक का जो स्टैंप है वो आप हर पेज पे लगाएंगे। नोटरी पब्लिक जब कचहरी जाते हैं अक्सर वो लोग अवॉइड करते हैं। आपने उनको बताना है कि भाई मैंने यहाँ पर नोटरी पब्लिक का वो स्टैंप लगाना है और नोटरी पब्लिक का सीरियल नंबर भी आपने लगाना है। सीरियल उसको बताना है कि आपने ये लगाना है, सीरियल नंबर आपने ज़रूर लेनी है, वरना आपको बार बार ख्वारना पड़ेगा। ये चीज़ है सीरियल नंबर, तो आप बेशक हर पेज पे सीरियल नंबर स्टैंप आप लगा ले, ये मसला आपका हल हो जाएगा। तो आई थिंक देयर इज़ नो इशू। बाकी सब के पास ज़ाहिर है सारे के सारे लीगलाइज्ड लोग हैं, सब के सब जो है वो लेक्चरर्स है, टीचर्स है, सब डॉक्यूमेंट उनके पास है। हम लोग यहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे, तो आई होप कि अब ये मसला आपका हल हो गया होगा। यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ये जो डॉट लगे हुए जो फिल इन द ब्लैंक्स नाम लिखते हैं, कोशिश करें जैसे कि नाम है खालिद बशीर, तो आप ना इसको ना इतना छोटा मत छोड़े, खालिद बाकी छोड़ दिया, कोशिश करें कि उसको पूरा खालिद बशीर वो पूरा जो कोशिश करें कि ये जो ब्लैंक है इसका सारा का सारा आप लिखो, ये भी बता दिया। अच्छा, हो गया, ठीक है जी। हाँ, बाकी डेफिशिएंसीज रिलीविंग आर्डर है, फलाना आर्डर है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो तो आपके पास कॉपी होगी, आप दोबारा लाओगे, इट्स ओके, दोबारा टीसीएस करके भेज देगा, उसी एड्रेस पर टीसीएस करके भेज देना, उसका तस्वीर लेकर ईमेल के थ्रू भी बता देना, और लाजमी तौर पर उसको टीसीएस करके कोरियर के थ्रू भी भेज देना उसको, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। लेकिन ये जो स्टम्प पेपर है इसके लिए आपके पास ये एक ऑप्शन है। अगर स्टम्प पेपर के 4-5 पेजेस में किसी एक पेज में इशू है, तो सिर्फ आप वो एक पेज को आइडेंटिफाई करके दोबारा से नोटरी पब्लिक जाकर वहाँ से वो एक पेज दोबारा से स्टम्प पेपर बनाकर उसकी गलतियाँ निकाल कर उस एक पेज को पार्सल करके उस एड्रेस पे भेज दें। ये तरीका है, दोबारा से आपको जाना होगा, नहीं जाओगे तो आपके लिए मसला होगा। ये सारा मसला यहाँ पर हल हो गया। अब आते हैं रिलीविंग ऑर्डर और ये चीज़। बाज़ कोलीग्स ने ये पूछा है कि रिलीविंग ऑर्डर और स्टडी लीव में क्या फ़र्क है। स्टडी लीव जब आप पीएचडी करने जाओगे तो आपको वाइस चांसलर के परमिशन से, रजिस्ट्रार के उसमें परमिशन से जो है आपको एक इजाज़तनामा मिलता है तनख्वाह के साथ या तनख्वाह के बगैर, जो भी हो, उसको कहते हैं स्टडी लीव। ये 1 साल के लिए दिया जाता है, अगले साल आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है, 3rd ईयर के लिए आपको रिन्यू करना पड़ता है। ये है स्टडी लीव। इस स्टडी लीव की अपनी नोटिफिकेशन नंबर है कि इस नोटिफिकेशन नंबर पर ये ऑर्डर हो गया, लीगलाइज्ड पहचान ना जाता है, एक नंबर आपको मिल जाएगा इसका स्टडी लीव का। जबकि रिलीविंग ऑर्डर जो है ये यूनिवर्सिटी तो बड़े सतह पर नहीं है, ये छोटे सतह पर है। रिलीविंग ऑर्डर ये आपके डिपार्टमेंट से इशू होगा। जाहिर है आप किसी भी डिपार्टमेंट में होंगे, उस डिपार्टमेंट का जो HOD है या डीन है वो ये एक दूसरा ऑर्डर निकालता है। इस ऑर्डर में वो कहते हैं कि ये जो लेक्चरर है हमारे इस डिपार्टमेंट में है, ये इस तारीख से इसने क्लास में आना बंद कर दिया है, ये नहीं आएगा, ये रिलीव हो गया है। तो ये जो बात है ये इसकी कॉपी बनाकर एक स्कॉलर को भेज देगा कि अब आप रिलीव हो चुके, और साथ साथ इसको रजिस्ट्रेशन के लिए उसके रजिस्ट्रार को भेज दे देते हैं ताकि वहाँ पर उसको लिखे, उसके अपने जो पर्सनल फाइल है उसके अंदर उसको ऐड कर सके। तो इसको रिलीविंग आर्डर जो है इसके बहुत सारे मसले और मसाइल थे। मैं इस केस में चौधरी एहसान का बहुत शुक्रगुजार, उसने मुझे इसमें काफ़ी हेल्प की।
तो रिलीविंग ऑर्डर का ये कुछ इस तरह से होगा कि आपके डिपार्टमेंट का अपना पेड पेपर वो लेटर पेड होगा। लेटर पेड में इधर आपके डिपार्टमेंट का लोगो होगा, आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो होगा और यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ XYZ नाम होगा। इधर आप तारीख़ ऐड करेंगे, यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर, आपका डिपार्टमेंट जो भी लेटर इशू करेगा उसका रेफरेंस नंबर होगा XYZ, उसका रेफरेंस नंबर आप लगाओगे। फिर लिखोगे रजिस्ट्रार, लिखोगे टू रजिस्ट्रार, सब्जेक्ट लिखोगे रिलीविंग ऑर्डर या रिलीविंग रिपोर्ट। अब इधर नीचे आपने क्या लिखना है, नीचे आपने ये लिखना है कि फ़लाना फ़लाना जो शख्स है जिसका स्टडी लीव नोटिफिकेशन आया हुआ है इस फ़लाने तारीख़ को, वो क्लास से PhD स्टडीज़ की खातिर वो रिलीव हो चुका है। अत्ता कि अगर आप इसके अंदर फैकल्टी डेवलपमेंट ऐड करेंगे NOC में तो वो भी अच्छा है, अगर नहीं करोगे इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि उसमें ऐड करें कि इसको PhD के लिए भी जाना है वो और साथ साथ उसको फैकल्टी डेवलपमेंट का स्कॉलरशिप भी मिला है, वो उसको भी ऐड करें। ये मैं सारी इधर नहीं लिख सकता, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के फ़ौरन बाद इसका जो फॉर्मेट है मुझे भेजा था वो भी चौधरी एहसान है, तो मैं इसका फॉर्मेट आपको भेज दूंगा, उसको आपने सब एडिट करना है, अपना स्टडी लीव का नोटिफिकेशन नंबर उसमें अपने ऐड करना है, अपना नाम डिपार्टमेंट, बड़ा आसान है वो ऐड करके यहाँ पर Dean HOD का स्टैंप लगेगा। तो ये या तो आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट जाओ वहाँ से उठाओ या फिर उसको कह देना कि इसकी एक खूबसूरत सी स्कैनर पे उसका पिक्चर लेकर आप उसको प्रिंट आउट करके भेज दीजिए, ठीक है। तो इसमें आपका अपना जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है वो उसको थोड़ा कोऑपरेशन करेंगे आपके साथ, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मेट भी बता दिया, प्रोसीजर भी बता दिया रिलीविंग ऑर्डर का, और अब आते हैं यहाँ पर स्टडी लीव इशू। बहुत सारे हजरात का ये जो इशू है स्टडी लीव इशू, जिन लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली उसको ज़ाहिर स्टडी लीव मिली, ठीक है, दैट्स डन। बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जिनको स्टडी लीव नहीं मिली हालांकि वो इनरोल्ड है अपनी ही यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन्होंने क्या किया था, HSU को बार बार ईमेल किया था कि हमारे लिए कुछ इशू है, हम नहीं जा सकते दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, ये वो, ठीक है। वो अपने अपने इश्यूज़ उनको बताए कि अब हमें क्या चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। इस हवाले से वो मुझे ये बताया गया कि यार असल में इशू ये है कि बहुत जितने भी स्कॉलर्स हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्स हम तक अभी तक मौसूल हुई है उसमें मेजॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसीज आ रहे हैं। उन डेफिशिएंसीज की वजह से हम इस पर जो फाइनल हमारा आंसर है उसको नहीं सेंड कर सकते। क्यों? इसका उनके पास मसला ये चल रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो स्कॉलर्स का डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, तो फिर शायद इनके लिए इशू बन जाए कि भाई आपके पास स्टडी लीव नहीं है तो मे बी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। और अगर वो देखे कि स्टडी लीव इशू वाले तादाद के हवाले से बहुत ज़्यादा है, मे भी फिर इनके ऊपर देखा जाए कि यार बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स है स्टडी लीव इशू ने, उन पर फिर सोचा जा सकता है। तो अभी भी ये इन प्रोसेस में है, कहते इन प्रोसेस में पता नहीं कि क्या होगा। मैंने उस बंदे से कहा था हमारे हाथ में ये नहीं है कि ये जो इशू है इस तरह के इश्यूज़, कॉम्प्लिकेटेड इशू ये भेज देते हैं आगे, अब वल्लाह आलम के आगे इसके साथ क्या होने वाला, लेकिन उम्मीद हम लोग फिर भी रख सकते हैं, हो सकता है इसका कोई जवाब आ जाए। दूसरी बात ये, आप इसके लिए डेडलाइन का इंतज़ार ना करके 7 दिन के बाद क्या होगा, डोंट वरी। इसका अगर ऑर्डर 7 दिन पहले आ जाए भी ठीक है, अगर ना आ जाए बाद में आ जाए, लेकिन बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। फ़ोटोग्राफ्स के हवाले से, फ़ोटोग्राफ्स बहुत सारों ने जो है फेस पे स्टम्प लगाया हुआ, तो यार वो भी उधर आंसर आता कि यार उन्होंने लिखा भी है कि बैक साइड पे कर ले, तो बैक साइड पे इसको आप स्टैंप लगा दें। और आपके बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, गलती से भी मेरे 2 डॉक्यूमेंट सारे मैंने अटेस्टेड किए थे गजेटेड ऑफिसर से, लेकिन 2 मुझसे रह गए थे, तो वो भी मसला आया था। तो बहरहाल आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करनी है और साथ साथ एक पेज बनाओ, उस पेज खुद अपने लिए लिखो कि मैंने फ़लाना चीज़ लिया हुआ नहीं लिया हुआ, साथ साथ लिखते जो टिक मार्क करते है मेरे पास यानी है मेरे पास यानी है मेरे पास, यानी फिर हो जाएगा आपका। PhD इन पेरेंट यूनिवर्सिटी, इनका क्या इशू है, जिनका पेरेंट अपने ही यूनिवर्सिटी में PhD जारी है और उनके पास स्टडी नहीं हुई, कहता है ये भी वही सेम इशू है इनके साथ जो स्टडी लीव इशू है, ये इन दोनों को हम एक ही ट्रीट कर रहे हैं, तो वो भी अंडर प्रोसेस है। अच्छा, और एप्लीकेशन लास्ट पेज, आपका जो एप्लीकेशन है जिसमें 4-5 पेजेस एप्लीकेशन का, जो लास्ट पेज है
वो लास्ट पेज आपने लाजमी तौर पर एम्प्लॉयर जिस पे लिखा है एम्प्लॉयर वो आपने लाजमी तौर पर फिल करनी है और उसको भी HR ऑफिस एंड रजिस्ट्रार से स्टैंप करके आपने भेजना है। बहुत मुझे ये भी दिखाया गया कि कुछ स्कॉलर्स ने क्या किया था, एप्लीकेशन का जो लास्ट पेज है आप चेक करो वो लास्ट पेज उन्हें खाली छोड़ दिया हुआ है, तो ये भी एक मसला, उसको फिल कर दे, रजिस्ट्रार उसको साइन कर दे, बस अब इतना करना है, ठीक है। ओके, तो ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया। अब फाइनल अवार्ड लेटर जो है, फाइनल अवार्ड लेटर कब मिल जाएगा, इसका सारा जिम्मेवार हम लोग खुद ही है। हमारे डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज़ आ रहे हैं तो ये डिले होकर जा रहा है। अगर हम आने वाले 7 दिन के अंदर से पहले अब तो 5 दिन हो गए या 4 दिन हो गए, अपने सारे डेफिनेशन जल्द से जल्द बनाकर भेज देंगे तो होपफुली कि अगस्त के 5, 6, 7, 8 अराउंड पर अगर कोई इशू नहीं हुआ आपका अवार्ड लेटर भी आपको इशू हो जाएगा। ये सारे के सारे मालूमात एक बार फिर से आपके लिए मैंने लाए थे एज अ जनरलाइज, इट शुड नॉट बी claimed फॉर एनी अदर पर्पज़, जस्ट ग्रुप मेंबर्स की आसानी के लिए। तो इसके अलावा मुझे आउट ऑफ द मज़ीद और पूछेंगे वो शायद मैं कहूँगा ये आउट ऑफ द कोर्स है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई होप कुछ फ़ायदा हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।